नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम आ गए हैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए एक नए प्रेजेंटेशन के साथ। और इस बार हमारा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है एनवायरनमेंट। ओके, सो व्हाट इज एनवायरनमेंट? द एनवायरनमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ and it's crucial that we protect it. From climate change to government policy, let's explore the importance of sustainable practices and the benefits of a green economy. ओके, तो एनवायरनमेंट क्या होता है? हम जो भी देखते हैं ना एनवायरनमेंट में, चारों तरफ हमारा जो सुप हो रहा है, हमारा परिवेश हम जिसे बोलते हैं, तो वो सब कितना यूजफुल है हमारे लाइफ सिस्टम के लिए। ओके, जैसा कि हमें पता है हमारा एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए। ओके, तो उसका हम कैसे सुरक्षा कर सकते हैं, उसका हम कैसा अ, कैसा सुरक्षा कर सकते हैं, ये सब हम देखेंगे। ओके, so what is the importance of the environment? Our environment provide us with the resources we need to survive and thrive. Okay, so लाइफ सस्टेन करने के लिए जो 3 बेसिक रिक्वायरमेंट होता है हमारा, खाना हो गया, रहने के लिए वास हो गया, या हमारा पहनने के लिए वस्त्र, ये तीनों जो है हमें हमें एनवायरनमेंट से ही मिलता है। तो आवर एनवायरनमेंट प्रोवाइड अस दिस रिसोर्सेस। ओके, इट इज एसेंशियल फॉर आवर बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी मीन्स ये हमारा एनवायरनमेंट में डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल रहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जीव रहते हैं, और हर एक जीव से अलग होता है, तो उसे ही बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। नेचुरल ब्यूटी भी एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। एंड द ओवरऑल वेलबिंग ऑफ आवर प्लैनेट एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो, जब हम अर्थ का बात करते हैं, ये एक क्या होता है, अद्वितीय प्लैनेट होता है, नहीं कि अर्थ जैसा और कोई भी सोलर सिस्टम में ऐसा कोई प्लैनेट नहीं है। तो क्यों अर्थ एक अनोखा प्लैनेट है बाकी दूसरे ग्रहों के मुकाबले? क्योंकि अर्थ में ही एनवायरनमेंट पॉसिबल है। अर्थ का जो क्लाइमेटिक सिचुएशन जैसा है, अर्थ का पोजीशन जैसा है, वो एक एनवायरनमेंट को, एक हेल्दी एनवायरनमेंट को सस्टेन करने के लिए क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, सो ये सब हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा एनवायरनमेंट है, इसीलिए हम इधर जिंदा है। मार्स का हो या जुपिटर का हो, उसका एनवायरनमेंट सपोर्ट नहीं करता, इसलिए उस पर कोई भी इंसान की तरह कोई भी लाइफ देखी नहीं जाती। ओके, देन क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। तो देखो, एनवायरनमेंट जितना हमारा अच्छा करता है, हम हमारे लिए जीने का तरीका बताता है, जीने के लिए सपोर्ट करता है, तो एनवायरनमेंट का हम जो मानव का जो इंसान का रोजमर्रा के जिंदगी में इंसान जितना प्रोग्रेस करता है, तो उसके हिसाब से क्या होता है? डेवलपमेंट बढ़ता जाता है। एंड डेवलपमेंट के चक्कर में ही हम ना जानने में ही, जाने अनजाने में हमारा एनवायरनमेंट का क्या कर लेते हैं? डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। कैसे? जैसे हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। कैसे क्लाइमेट चेंज होता है? लोग क्या अपने लिए घर खरीदते हैं, अपने लिए गाड़ी खरीदते हैं, तो गाड़ी खरीदते हैं तो क्या होगा? घर खरीदते हैं तो जगह गया, जिस जगह पे खेती बाड़ी होता था उस जगह पे अब घर बनने लगा। देन गाड़ी अपने लिए आपने खरीद लिया, तो गाड़ी खरीदने से क्या होगा? गाड़ी का जो फ्यूल लगता है गाड़ी में, बाकी जो धुआं निकलता है, वो सब क्लाइमेट को नुकसान पहुंचाता है। ओके, सॉइल एरोजन होता है, देन डिफॉरेस्टेशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, तो ये सब क्लाइमेट चेंज करता है। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है? देखो, क्लाइमेट चेंज इज द प्रेसिंग ग्लोबल इशू दैट अफेक्ट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, फ्रॉम राइजिंग टेम्परेचर टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। ओके, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स अभी आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में जोशीमठ कैसे दब रहा है, घट रहा है, बाकी फ्लड आ रहा है, सुनामी आ रहा है, भूकंप आ रहा है। ओके, लैंडस्लाइडिंग हो रहा है। तो ये सब जो हो रहा है ना, वो सब क्लाइमेट चेंज का ही एक रीजन है। ओके, इट इज क्रूशियल दैट वी एड्रेस द कॉजेस एंड मिटिगेट द इम्पैक्ट, बिकॉज इट इज वेरी नेसेसरी। व्हेनेवर वी इफ वी डोंट टेक स्टेप्स टू स्टॉप दैट टाइप ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो क्या होगा? एक दिन आएगा कि हम भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे पृथ्वी से। ओके, देन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉर इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस। तो क्या क्या होना चाहिए? देखो, हमें सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर ही नहीं छोड़ देना चाहिए कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए वही सारा स्टेप्स लेगा। गवर्नमेंट किससे मिलकर बनता है? गवर्नमेंट तो पब्लिक से ही मिलकर बनता है। तो हर एक इंडिविजुअल का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो अपना एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कुछ करे। क्योंकि अगर लोग अपने हिसाब से एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कदम उठाएंगे, तभी गवर्नमेंट उस दिशा में एक सही रास्ता तय कर पाएगा। ओके, तो क्या होता है? तो ये जो एजेंडा है ना, तो हर एक इंडिविजुअल के तरफ से भी उठाना चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए? देखो, 3R हमने पढ़ा था ना जब छोटे थे, तो 3R पढ़ा था। 3R क्या होता है? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। व्हाट इज रिड्यूस? वी हैव टू रिड्यूस आवर डेली यूटिलाइजेशन। ओके, जो भी हम यूज करते हैं, जो कि हम यूज करते हैं, जैसे अब खाना ही हो गया, तो खाना जितना चाहिए उतना ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा खाना हम लेंगे तो उतना ही वेस्टेज प्रोड्यूस होगा। और खाना वेस्टेज से जब खाना सड़ता है, पचता है, तो क्या होता है? उसमें से मीथेन गैस निकलता है, जो कि मीथेन गैस एयर पोल्यूशन का एक कॉज होता है। ओके, रीयूज।
ये वैसे ही बहुत सारे हैं। तो रीयूज क्या होता है, हम एक और बार भी उसे यूज कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक का प्रोडक्ट हो गया, कांच का प्रोडक्ट हो गया, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, दूसरे टाइम यूज कर सकते हैं। ओके, जिससे उसका हमें फिर से उसे खरीदना नहीं पड़ेगा। अगर हम खरीदेंगे नहीं तो उसका क्या हो जाएगा, डिमांड घट जाएगा मार्केट में। अगर डिमांड घट जाएगा तो प्रोडक्शन भी घट जाएगा, तो उससे एनवायरमेंट को क्या मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। रिसाइकल क्या होता है, जैसे हम प्लास्टिक प्रोडक्ट का यूज करते हैं, तो प्लास्टिक प्रोडक्ट को ऐसे फेंक देने से अच्छा है कि उसे हम रिसाइकल करें, कबाड़ी वालों को बेच दो या इंडस्ट्री को सप्लाई कर लो। तो उससे क्या होगा, वही प्लास्टिक रिसाइकल होकर फिर से हमारे पास आएगा। तो क्या होगा, जो है वेस्टेज वही रिसाइकल होकर हमारे पास आएगा, नया प्लास्टिक बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उससे कुछ सपोर्ट मिलेगा एनवायरनमेंट को। बाय अडॉप्टिंग दिस प्रिंसिपल इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस कैन मिनिमाइज देयर वेस्ट एंड रिड्यूस देयर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ओके, बिजनेस को भी तो प्रॉफिट होगा। देखो बिजनेस को कैसे प्रॉफिट होगा, बिजनेस को जो रॉ मटेरियल बनाना चाहिए था उसे वो मिल गया, आराम से मिल गया उसे। ओके, तो वो क्या करेगा, तो वो उसे रिसाइकल करके बना सकेगा। देन ट्रांजिशन टू रीन्यूएबल एनर्जी, जो जो ये सब चल रहा है ना, तो गवर्नमेंट की तरफ से अगर हम देखा जाए तो रीन्यूएबल एनर्जी के प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करने के कर रहे हैं, स्टेप्स उठा रहे हैं। तो जैसे सोलर एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, हमारा जो थर्मल एनर्जी हो गया, हमारा विंड एनर्जी हो गया। तो ये सब के तरीके से क्या हो रहा है कि हमारा जो कोल से जो निकल रहा है हमारा थर्मल एनर्जी, सॉरी, वो हाइड्रो पावर था रिन्यूएबल एनर्जी में। तो जो थर्मल एनर्जी है उससे क्या होता है ना, कोल जलता है, बाकी हम पानी को भाप बनाते हैं। पानी को भाप बनाने से क्या होता है, तो कोल जब जलता है ना तो उसका आस निकलता है, उसका धुआं निकलता है, तो वो एयर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन दोनों का कॉज होता है। तो उससे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो हमें रीन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी, जो कि एनवायरनमेंट को कोई भी हानि नहीं पहुंचाता, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, तो ये सबको हमें यूटिलाइज करना चाहिए। एमरजेंस एंड क्लीन एनर्जी ऑप्शन लाइक सोलर एंड विंड पावर कैन हेल्प कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होता है, जीवाश्म ईंधन जिसे हम बोलते हैं, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब। तो उसका यूज हमें घटाना चाहिए, जिससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन ये सब कंट्रोल हो सकेगा। ओके, क्योंकि उसके जलने से क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब धुआं निकलता है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। देन इम्प्लीमेंट इको फ्रेंडली पॉलिसीज। इको फ्रेंडली पॉलिसीज क्या होता है, देखो बिजनेस कैन अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस सच एज यूजिंग इको फ्रेंडली मटेरियल, रिड्यूसिंग वाटर यूजेस एंड प्रमोटिंग ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन। तो ये सब बिजनेस के तरफ से करना चाहिए। क्या होता है, इको फ्रेंडली मटेरियल जो कि एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचाए, उस तरह का मटेरियल हमें यूज करना चाहिए। देन रिड्यूसिंग वाटर यूजेस, देखो जितना वाटर यूजेस हमारा कम होगा। अभी एक सर्वे आया था यूनाइटेड नेशन की तरफ से, तो बहुत सारे लोग जैसे खाने के संकट में जूझ रहे हैं, उससे पृथ्वी के बहुत सारे लोग पानी नहीं मिलने के चांसेस में भी गुजर रहे हैं, कि उनको पीने के लिए साफ पानी नहीं मिला है। तो वाटर यूजेस को हम जितना घटा सकेंगे बिजनेस इंडस्ट्री में, तो वो क्या होगा, जो हमें लैंड वाटर मिल रहा है तो वो स्टोर हो सकेगा। ओके, एंड प्रमोटिंग ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन, ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन हम प्रमोट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन। तो गवर्नमेंट क्या क्या सब सारा पॉलिसी से निकालता है और रेगुलेशन क्या क्या होता है। देखो एक तो होता है कार्बन प्राइसिंग। कार्बन प्राइसिंग क्या होता है, पॉलिसी दैट पुट्स ए प्राइस ऑन कार्बन इमिशन, एनकरेजिंग बिजनेस टू रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो कार्बन प्राइसिंग क्या होता है कि हम एक इंडस्ट्री कितना कार्बन एमिट करे, तो उसका एक स्टैंडर्ड होता है, और उसका क्या एक लिमिट होता है। ओके, तो उसे कार्बन प्राइसिंग कहा जाता है। देन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट मतलब हम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उसे एनवायरमेंट को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये सब का असेसमेंट होता है। रेगुलेशन दैट इवैल्यूएट द पोटेंशियल एनवायरमेंट इफेक्ट्स ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट एंड इंश्योर देयर सस्टेनेबिलिटी। ओके, तो मतलब कि हमारे एनवायरनमेंट को जैसे कोई भारी नुकसान नहीं होगा उस प्रोजेक्ट से, इसे इंश्योर करना। देखो तो आपको भी पता होगा, जैसे हमारा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, ये सब क्या करते हैं, बिजनेस के ऊपर नजर रखते हैं, सारे एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखते हैं कि कोई हो रहा है ऐसा चीज, ऐसा तो कोई मार्केट में ऐसा कोई चीज नहीं हो रहा है जिससे एनवायरनमेंट को पोल्यूशन हो रहा है, एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है। तो ये सब जो एजेंसीज है ये सब इसीलिए ही बने हुए हैं। देन प्रोटेक्टेड एरियाज। तो प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होता है, गवर्नमेंट्स कैन एस्टैब्लिश नेशनल पार्क एंड नेचुरल रिजर्व टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोजेक्ट एंड प्रोटेक्ट फ्रेगाइल इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना बहुत नेसेसरी होता है, क्योंकि इकोसिस्टम अगर प्रोटेक्टेड होगा तभी क्या होगा, हमारा पूरा एनवायरनमेंट में बैलेंस बरकरार रहेगा। ओके, और एनवायरनमेंट में बैलेंस अगर रहेगा तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ सस्टेन हो सकेगी। देन बेनिफिट्स ऑफ ए ग्रीन इकोनॉमी। अच्छा, ग्रीन इकोनॉमी क्या होता है, हम इकोनॉमी को भी एनवायरमेंटल फ्रेंडली बना ले। देखो क्या होता है ग्रीन इकोनॉमी, सस्टेनेबल जॉब क्रिएशन। सस्टेनेबल जॉब क्रिएशन क्या होता है ना, ट्रांजिशनिंग टू ए ग्रीन इकोनॉमी कैन लीड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स इन रिन्यूएबल एनर्जी। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करेंगे तो उस सेक्टर में भी हमें जॉब क्रिएशन का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बहुत सारे बेरोजगार लोग भी रोजगार पा सकेंगे। ग्रीन टेक्नोलॉजी,
एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, जैसे जैसे हमें अगर देखा जाए तो बहुत साल पहले क्या होता था, जो हमारा सीड वगैरह खेत में हुआ करता था, हार्वेस्ट हुआ करता था, तो हार्वेस्ट के टाइम में तो खेतों से बहुत कम क्या होता था, हार्वेस्ट होता था। पर इस टाइम क्या हुआ ना, हाई यील्डिंग सीड्स के आने आने के बाद क्या हुआ कि जो खेतों का पोटेंशियल है वो बढ़ गया है सीड के हिसाब से। तो हमें इस तरह का ही सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना चाहिए। देन इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ क्या होता है, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव कर, देखो जैसे रिड्यूसिंग पोल्यूशन एंड प्रमोटिंग क्लीन एनर्जी। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली, दिवाली हो या दूसरे टाइम में जो ट्रैफिक जाम रहता है, तो दिल्ली का हवा बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड होता है। तो उसमें रहने वाला इंसान अगर सांस लेगा तो वो एक नॉन स्मोकर भी स्मोकर के तरीके के ही वो उसका लंग्स में इफेक्ट डालता है। तो इस तरह क्या होता है, हमारा पूरा जो एयर है, पूरा जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो पोल्यूटेड हो जाता है। तो पोल्यूशन को रिड्यूस करने से हम हेल्दी रह सकेंगे। ओके, can lead to a better air quality, lower disease rates and improved overall well-being। देखो कैसे डिजीज हमें कम होगा। देखो जो आजमा होता है, आजमा जैसे रोग होते हैं, बाकी हार्ट कार्डियक डिजीज होता है, वो बहुत सारे डिजीज ऐसे होते हैं, स्किन डिजीज हो गया, तो ये सब डिजीज एयर पोल्यूशन से होता है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सब से होता है। तो ये सब बीमारी अगर पोल्यूशन कंट्रोल में रहा तो ये सब बीमारी भी कंट्रोल में रहेगा। ओके, देन रेजिलेंस टू क्लाइमेट चेंज। रेजिलेंस टू क्लाइमेट चेंज क्या होता है, हम क्लाइमेट चेंज को कैसे रजिस्ट कर सकते हैं। ग्रीन इकोनॉमी कैन हेल्प कम्युनिटीज become more resilient to impact of a climate change such as extreme weather event। जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो रहा है ना, तो उससे कंट्रोल करने के लिए हमारा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन से क्या हो रहा है, हम रहने के लिए, हमारा बिजनेस बनाने के लिए, हमारा इंडस्ट्री बनाने के लिए हम जंगल को काट दे रहे हैं। तो उससे क्या होगा, एक एनवायरमेंट में इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। तो हमें रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए, ना कि डिफॉरेस्टेशन। हमें रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए एंड फॉरेस्ट को प्रमोट करना चाहिए, पेड़ बचाना चाहिए, वाटर बचाना चाहिए। तो उससे क्या होगा, हमारा एनवायरमेंट को एक जोर मिलेगा बैलेंस रहने के लिए। ओके, देन क्या होता है, चैलेंजेस इन द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो चैलेंजेस क्या क्या होता है, देखो फर्स्ट होता है डिफॉरेस्टेशन, जैसे बहुत सारे पेड़ कटा जा रहा है। देखो हम जो पेपर यूज करते हैं ना, तो पेपर भी हम ऐसे ऐसे वेस्ट कर लेते हैं, नहीं ना, हमारा नोटबुक क्या क्या लिखने में हम वेस्ट कर लेते हैं। तो हर एक पेपर बनाने के लिए कितने सारा पेड़ कटता होगा। तो ये पेड़ कहाँ से आएगा, जंगल से। तो जंगल में डिफॉरेस्टेशन होकर हमारा पेपर बनता है। तो गवर्नमेंट भी अभी क्या कर रहा है, एग्जाम वगैरह को सब ऑनलाइन ऑनलाइन कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है ना। तो उससे क्या होता है कि पेपर वेस्ट घट रहा है। तो आप भी अपने, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप क्या कर सकते हो, पेपर वेस्ट को तो घटा सकते हो। पेपर वेस्ट घटा सकते हो, अपने पेपर को रिसाइकल कर सकते हो। तो आप वो सभी स्टेप उठा सकते हो, जो भी आप में कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो आप। तो डिफॉरेस्टेशन, द क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, लॉगिंग एंड अर्बनाइजेशन प्रोसेस इज सिग्निफिकेंट थ्रेट टू इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। देखो अर्बनाइजेशन एक मेन रीजन है। जैसे हम डेवलप हो रहे हैं ना, तो अर्बनाइजेशन के तरीके से हमें अपने आप को डेवलप दिखाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं, रोड एक्सटेंड कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, हम जंगल को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, जंगल को काट के पूरा साफ कर दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन एनवायरनमेंट को भारी नुकसान हो रहा है। देन प्लास्टिक पोल्यूशन, जैसे जैसे प्लास्टिक का पोल्यूशन बढ़ रहा है ना, हम जैसे जैसे प्लास्टिक के ऊपर पूरा डिपेंडेंट हो जा रहे हैं। तो जहाँ देखो वहाँ प्लास्टिक ही मिलता है। आप ओशन के पास जाओ, आप मिट्टी के पास रहो, आप अपने टाउन पे रहो, आप दूसरे सिटी पे जाओ, आप जहाँ भी जाओ, इस तरह के भी स्पेस भी अभी हमारा जो स्पेस है वो भी अभी वो ये सब पोल्यूशन से दूर नहीं है। स्पेस में भी पोल्यूशन हो रहा है, जिस तरह हम सैटेलाइट वगैरह भेज रहे हैं, तो वो एक पीरियड के बाद वो वेस्ट ही बन जा रहा है स्पेस में। ओके, सिंगल यूज प्लास्टिक्स एंड इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल कंटामिनेट, तो उससे ना हार्म मेराइन लाइफ को भी हार्म करता है ना। तो क्या होता है, तो हमें कैसा स्टेप उठाना चाहिए कि ये सब पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अपने आप में भी कंट्रोल लाना चाहिए। पॉलीथीन को बैन कर लेना चाहिए। जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट ऐसे हैं जो पॉलीथीन को बैन करने के लिए डिक्लेयर तो करते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्टेप्स नहीं उठाते जिसके लिए ये सब बंद हो जाए, पूरा बंद हो जाए। तो चलता है ये सब, लेकिन हमें एक कंज्यूमर के हिसाब से, एक एनवायरमेंटलिस्ट के हिसाब से, एनवायरमेंट के लिए हमारा कुछ जो क्या होता है, हमारे पास जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसके हिसाब से हमें प्लास्टिक को रिड्यूस करना चाहिए अपने आप ही। ओके, देन होता है एयर पोल्यूशन। बहुत सारी इंडस्ट्री होते हैं, इंडस्ट्री से बहुत सारा धुआं निकलता है। गाड़ी मोटर हम यूज करते हैं तो उससे भी बहुत सारा धुआं निकलता है। हम जो डेली प्रैक्टिस करते हैं, हम एसी लगाते हैं, हम फ्रिज लगाते हैं घर में, तो उससे क्या होता है, एक गैस निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि सीधा ओजन, हमारा जो ओजन का एक लेयर होता है उसमें छेद कर देता है। जो छेद कर देता है तो सूरज से आने वाला यूवी लाइट वो डायरेक्टली हमारे अर्थ में आके गिरता है, और जहाँ गिरता है अगर वो इंसान के स्किन के कांटेक्ट में आए तो स्किन कैंसर का भी चांसेस रहता है। तो इस तरह का एयर पोल्यूशन हमें नुकसान करता है। एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन कंट्रीब्यूट टू पोर एयर क्वालिटी एंड रेस्पिरेटरी हेल्थ इश्यूज भी आता है। ओके, देन कंक्लूजन एंड कॉल टू एक्शन क्या होता है, कैसा हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखो
इंश्योरिंग ए सस्टेनेबल फ्यूचर इक्वल्स कलेक्टिव एक्शन। हमें कलेक्टिव तरीके से एक्शन लेना चाहिए। कलेक्टिव तरीके से कैसा, हमें इंडिविजुअली तो स्ट्रांग बनना है, उसके साथ हमें दूसरों को भी प्रमोट करना है कि वो एनवायरमेंट को बचाने के लिए अपने खुद से ही कुछ स्टेप उठाए। जैसे हमें पेपर वेस्ट को हटाना चाहिए, स्टूडेंट की तरफ से हमें पेड़ लगाना चाहिए। अपने बर्थडे में हम कितने पैसा उड़ा देते हैं, तो उसी पैसे से हम किसी क्या करते सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं। रोड साइड में हम प्लास्टिक वेस्ट को हटा सकते हैं। ओके, तो ये सब हम कर सकते हैं, जो कि हम हमसे पॉसिबल है वो सब हम कर सकते हैं। छोटे छोटे स्टेप ले सकते हैं, हम प्रमोट कर सकते हैं दूसरे लोगों को एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, स्कूल विजिट कर सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं, उन्हें जो हमारा जो फ्यूचर जनरेशन आ सकता है उसे प्रमोट कर सकते हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। तो ये सब करने से क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड हो सकता है। इको फ्रेंडली चॉइसेस हमें मेक करना चाहिए। एडवोकेटिंग फॉर स्ट्रॉन्गर एनवायरमेंटल पॉलिसीज, हमें स्ट्रॉन्गर एनवायरमेंटल पॉलिसीज के लिए एडवोकेट करना चाहिए। एंड प्रिजर्विंग आवर प्रीशियस प्लैनेट फॉर फ्यूचर जनरेशन, क्योंकि एक प्लैनेट है, हमें सिर्फ अपने के लिए नहीं सोचना है, हमारा फ्यूचर जनरेशन उसके लिए भी सोचना है। अगर हम हमारा प्लैनेट ही नहीं बचेगा तो वो सब कैसे रहेंगे। ओके, तो प्लैनेट को तो हमें बचाना चाहिए ना, तो प्लैनेट बचाने के लिए हमें एनवायरनमेंट को बचाना पड़ेगा। एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सब स्टेप उठाना पड़ेगा। हमें अपना ये जो पोल्यूशन का लेवल है उसे घटाना पड़ेगा। वो पोल्यूशन घटाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि अगर पेड़ बचेगा तो हम बचेंगे। ओके, तो इसी के तरह तो इसी से थैंक यू सो मच फॉर दिस प्रेजेंटेशन। ओके।